हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएस जीएस का प्रैक्टिस सेट आपके सामने है। काफ़ी महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन है इस क्लास में। कम से कम समय में करते हैं आप सभी के सामने, क्योंकि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों को तो क्या कहा जाता है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी कहा जाता है इसको। और देखो, ये जो दैनिक बेरोजगारी होती है, शब्द में ही देख रहे होंगे, दैनिक ये प्रतिदिन के हिसाब से मापी जाती है। यानी ऐसा समझ सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति को दिन में 4 घंटे का कार्य मिलता है, 4 घंटा कार्य करता है और बाकी टाइम बेरोजगार रहता है, तो इसे आप अर्ध दैनिक यानी आधे दिन का रोजगार कह सकते हो। और ये जो देखो, साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी जो होती है, इसमें व्यक्ति को अगर 7 दिन में 1 घंटे भी कार्य नहीं मिलता है तो उसे साप्ताहिक बेरोजगारी कह सकते हो। अब देखो, बेरोजगारी के बारे में अच्छे से और समझ लेते हैं कि वर्ष के एक प्रमुख हिस्से के लिए बेरोजगार रहने वाले व्यक्ति की संख्या क्या कहलाती है? सामान्य स्थिति बेरोजगारी। ठीक है, तो देखो, मैं आपको बेरोजगारी के बारे में बताने से पहले कुछ अच्छे से समझा देता हूँ कि बेरोजगार हम किसको कह सकते हैं। कि जैसे देखो, कोई व्यक्ति हो और उसकी आयु 15 से 64 वर्ष के मध्य हो और वो स्वस्थ हो और कार्य करने की क्षमता रखता हो, योग्यता रखता हो, उसके साथ साथ इच्छा भी रखता हो, लेकिन उसे न्यूनतम वेतन पर भी कार्य करने की इच्छा, योग्यता और क्षमता रखने के बावजूद भी उसे न्यूनतम वेतन पर कार्य ना मिले, तो उसी को हम कहते हैं बेरोजगारी। ठीक है, तो समझ सकते हो आप। और देखो, बेरोजगारी के फिर अलग अलग तरह से प्रकार होते हैं, जैसे खुली यानी प्रत्यक्ष बेरोजगारी, अल्प घर्षण जनित, चक्रीय बेरोजगारी, शिक्षित, प्रच्छन्न, इस तरह से। तो सभी को समझते हैं अब डिटेल से। देखो, सबसे पहले है स्वैच्छिक बेरोजगारी। इसमें स्वैच्छिक में मतलब समझो, स्वैच्छिक यानी खुद की इच्छा से। यह जो बेरोजगारी होती है, इस स्थिति को संदर्भित करती है कि जब श्रमिक वर्तमान संतुलन मजदूरी की दर पर काम नहीं करना चाहता है, तो समझ सकते हो इसमें अपनी इच्छा से बेरोजगार रहता है व्यक्ति। और ये जो घर्षण जनित बेरोजगारी होती है, इसमें एक व्यक्ति यानी जो वर्तमान में रोजगार करता है उस नौकरी को छोड़ देता है और दूसरी नौकरी की तलाश में रहता है, तो वो मध्य का जो टाइम होता है उसी को हम कहते हैं घर्षण जनित बेरोजगारी। और देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी ये काफ़ी कॉमन है और ये कृषि क्षेत्र में यानी कृषि से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं उसमें पाई जाती है। और यह नौकरी के लिए अधिक लोगों के रोजगार को संदर्भित करती है, जिसे कम लोगों द्वारा पूरा किया जाता है। जैसे आप समझ सकते होंगे, कृषि के क्षेत्र में जैसे किसी काम में लगे हुए हैं 10 पुरुष और उन्हें मिल रहे हैं उस कार्य के लिए 1000 रुपये। ठीक है, तो एक के हिस्से में आएंगे अब इसमें 100 रुपये, और काम है ये 10 पुरुषों का, लेकिन आप इसमें लगा दो 100। ठीक है, 100 लगा दोगे तो फिर कितने हिस्से में आएंगे? 10 रुपये। तो समझ सकते हो, ये रोजगार तो 10 का ही था, लेकिन इसमें जो श्रम है वो अधिक लगा दिया, तो उनकी इनकम कम हो गई। ठीक है, जितना मिलना था वो 1000 ही मिलेगा, लेकिन ये 100 के हिस्से में बांट दिया 1000 को, तो 10 मात्र बचे। तो समझ सकते हो इसमें जो उनकी उत्पादकता होती है वो कम हो जाती है, तो नुकसान ही होता है इसमें। और मौसमी जो रोजगार होता है, ये मौसम के अनुसार ही रोजगार मिलता है, यानी रोजगार के अनुकूल जब मौसम होता है तभी रोजगार मिलता है, बाकी टाइम में ये बेरोजगार रहते हैं। और देखो, संरचनात्मक बेरोजगारी जो होती है, यह बाजार की स्थितियों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को संदर्भित करती है। देखो, एक चीज़ कहूँगा आपसे कि ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है इसको आप अच्छे से समझ लेना, ये पूछी जाती है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि जैसे और अच्छे से समझा देता हूँ इसके बारे में कि इसमें श्रमिक कार्य में तो रोजगार होता ही है, ठीक है, लेकिन इसकी जो सीमांत उत्पादकता जो होती है ना, वो शून्य होती है। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में मिलने वाली कॉमन बेरोजगारी होती है, याद रखना। कहाँ पर मिलती है? ग्रामीण क्षेत्रों में। अब देखो, बेरोजगारी किसे कह सकते हो? यह उन व्यक्तियों को संदर्भित करती है जिनके पास कोई उचित रोजगार नहीं होता है। मैंने पहले ही बता दिया, 15 से 64 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति हो, स्वस्थ हो, कार्य करने की क्षमता, योग्यता और इच्छा रखता हो, फिर भी उसे न्यूनतम वेतन पर कार्य ना मिले, तो उसे हम बेरोजगारी कह सकते हैं। ठीक है, और देखो, चक्रीय बेरोजगारी भी पूछी जाती है। जब लोग कुल मांग में गिरावट के परिणाम स्वरूप अपनी नौकरी खो देते हैं तो इसको चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। और क्या बताऊं, देखो, एक शब्द आपने सुना होगा, आपने कार्यकारी जनसंख्या, और एक सुना होगा श्रम बल। तो कार्यकारी जनसंख्या के बारे में बता दूं कि कार्यकारी जनसंख्या जो होती है उसमें हम 15 से 64 वर्ष की आयु के व्यक्ति को शामिल करते हैं, 15 से 64 वर्ष के। और इसमें वो व्यक्ति जो है कार्य करने की क्षमता रखता है और योग्यता भी रखता है, तो उसको हम किस में रखेंगे? फिर उस व्यक्ति को कार्यकारी जनसंख्या में। लेकिन श्रम बल जो होता है, श्रम बल में हम शामिल करते हैं 15 से 64 वर्ष के व्यक्ति को ही शामिल करते हैं सभी में।
लेकिन इसमें जो श्रम बल में अंतर सिर्फ इच्छा का होता है। जैसे कार्यकारी जनसंख्या में तो क्षमता और योग्यता रखता था व्यक्ति और स्वस्थ भी था, लेकिन इसमें कार्यकारी जनसंख्या के अलावा श्रम बल में क्षमता, योग्यता और स्वस्थ होने के साथ साथ व्यक्ति कार्य करने की इच्छा भी रखता है, तो उसको हम श्रम बल कहते हैं, याद रखना। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? एशियाई विकास बैंक का, तो देखो यह है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो याद रखना इसके बारे में कि एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और इसके अध्यक्ष हैं ये ताहिको नाकाओ, 63 वर्ष की आयु है इनकी, और इन्होंने इस्तीफे की घोषणा कर दी है 16 जनवरी 2020 से ये प्रभावी थे, याद रखना। और देखो ये जो नाकाओ हैं इन्होंने 2013 में एडीबी का पद संभाला था, 2016 में इन्हें दोबारा चुना गया था। इनका कार्यकाल 5 साल के लिए था। और एशियन विकास बैंक का रीजनल विकास बैंक है। ये जो एशियन विकास बैंक है एक रीजनल विकास बैंक है। इसकी स्थापना की गई थी 19 दिसंबर 1966 को, और बैंक का मुख्यालय 6 एडीबी एवेन्यू, इतना मत याद रखो, इतना रख लो, फिलीपींस मनीला में है। और 23 मार्च 2019 तक एशियाई विकास बैंक में 68 सदस्य थे, और इसमें देखो 49 सदस्य तो एशियाई हैं और 19 सदस्य अन्य जगहों से हैं, यानी एशिया से बाहर के भी हैं। तो समझ लेना इसमें एशियाई विकास बैंक भले ही है, लेकिन इसमें एशिया महाद्वीप से अलग भी देश शामिल हैं इसके जो सदस्य देशों की संख्या में। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय की स्थापना के बारे में उल्लेख करता है? तो अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ा होगा, आर्टिकल 76 में उल्लेख है। ठीक है, तो कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन बी, आर्टिकल 76। देखते हैं इसमें भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी की स्थापना के बारे में बात करता है। उन्हें देश का पहला कानून अधिकारी माना जाता है और भारत सरकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो देखो सरकार का वकील किसको कहा जाता है? अटॉर्नी जनरल को, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश कितनी अधिकतम अवधि तक प्रभावी रह सकता है? जो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है वो अधिकतम कितने टाइम तक रह सकता है? तो देखो राष्ट्रपति का अध्यादेश हो या राज्यपाल का अध्यादेश हो, ये अधिकतम 6 महीने या फिर 6 सप्ताह तक रह सकता है। देखो राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की अधिकतम प्रभावी अवधि जो होती है 6 महीने प्लस 6 सप्ताह, यानी 6 महीने प्लस 42 दिन हो सकती है अधिकतम। और देखो राष्ट्रपति अनुच्छेद जो जारी करता है वो आर्टिकल 123 के तहत जारी करता है, और संविधान के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच की जो अधिकतम अवधि होती है वो 6 महीने से अधिक नहीं हो सकती है। और एक बार संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के बाद अध्यादेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है, ये भी पॉइंट है। और देखो अध्यादेश मार्ग के माध्यम से एक संवैधानिक संशोधन नहीं किया जा सकता है, और अध्यादेश जारी करने की शक्ति को विधायी शक्ति के विकल्प के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, याद रखना। और देखो राज्यपाल जो जारी करता है वो आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति 123 के तहत। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में गरीबी उन्मूलन से जुड़ा हुआ है? कौन सा कार्यक्रम है जो गरीबी उन्मूलन से जुड़ा हुआ है भारत में? तो देखो ये सभी कार्यक्रम है, ग्रामीण आजीविका मिशन भी है, प्रधानमंत्री जनधन योजना भी है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी है। तो समझ सकते हो ये सभी गरीबी उन्मूलन से संबंधित हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें भारतीय क्षेत्र के भीतर विदेशी योगदान शामिल होता है? भारतीय क्षेत्र के भीतर विदेशी योगदान शामिल होता है। तो देखो भारतीय क्षेत्र के भीतर यानी भारतीय क्षेत्र के भीतर विदेशी योगदान के बारे में बात की जाए तो यह शामिल होता है जीडीपी में। किसमें? जीडीपी में। जीडीपी में देखो भारतीय भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो उत्पादन किया जाता है, चाहे वो विदेशियों के द्वारा हो चाहे वो देशियों के द्वारा हो, तो वो सभी जीडीपी के अंतर्गत आता है, याद रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो इसमें जीडीपी के बारे में समझ लो, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में देखते हैं, किसी दिए गए वर्ष में किसी देश के आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मुद्रा मूल्य होता है ये जीडीपी जो होता है, याद रखना। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और देखो इसमें जीडीपी का तात्पर्य भारतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से है, भले ही इसका उत्पादन किसी भारतीय या विदेशी ने किया हो। ठीक है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर। देखो जीडीपी के बारे में बता दूं, जीडीपी
जीडीपी जो होता है, जीडीपी देश की आर्थिक स्थिति को यानी उसकी साख को बताता है। जीडीपी देश की इनकम यानी सब महत्वपूर्ण पॉइंट है जीडीपी के बारे में। यानी एक तरह से कह सकते हो कि आर्थिक रूप में जीडीपी से ही पता लगा सकते हो कि देश कितना शक्तिशाली है। तो देखो एक होता है जीएनपी, जीएनपी के बारे में भी सुना होगा आपने। और देखो आईएमएफ के अनुसार देखा जाए तो उसने कहा था अगर जिस देश का जीएनपी जीडीपी से अधिक होगा तो वो विकसित बन जाएगा, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो भारत की स्थिति के रूप में देखा जाए तो भारत की जीडीपी अधिक है, जीडीपी, और जीएनपी कम है, जीएनपी, और इसी वजह से अभी भारत विकसित देश नहीं है। और देखो जीएनपी किसे कहते हैं? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कहते हैं। इसके अंतर्गत भारतीय नागरिकों के द्वारा पूरी दुनिया में जो उत्पादन किया जाता है उसको जीएनपी कहते हैं। और देखो जीएनपी में कैसे निकाल सकते हो? जैसे जीएनपी है, जीएनपी निकालोगे तो आप जीडीपी से माइनस करोगे, जीडीपी से माइनस करोगे, जिसमें हम विदेशियों के द्वारा जो भारत में उत्पादन यानी विदेशियों के द्वारा भारत में जो उत्पादन करते हैं और उसमें भारतीयों के द्वारा विदेशों में जो उत्पादन किया जाता है उसको जोड़ देते हैं और फिर दोनों को घटा देते हैं। यानी विदेशियों के द्वारा जो भारत में उत्पादन किया जाता है उसको जीडीपी से घटा देते हैं और भारतीयों के द्वारा जो विदेशों में उत्पादन किया जाता है उसको उसमें जोड़ देते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भारत की जीडीपी अधिक है, जीएनपी कम है, ठीक है। यानी भारत में जो कह सकते हो भारत में जो धन आता है बाहर से वो कम आता है भारत से जाने के मुकाबले, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, पैरामाउंट्सी की नीति किस लॉर्ड के तहत शुरू की गई थी? पैरामाउंट्सी की नीति, तो देखो ये शुरू की गई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम से, लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम से। देखो लॉर्ड हेस्टिंग्स जो वर्ष 1813 से 1823 तक पहले गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने पैरामाउंट्सी की एक नई नीति चलाई थी, ठीक है। पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने पैरामाउंट्सी की नीति चलाई थी, याद रखना। ये ना कि पहले गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग थे, याद रखना। और ये अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल भी थे और भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग थे। और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। बाद में इसे मूल रूप से ब्रिटिश नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए पेश किया गया और इसने सुझाव दिया था कि कंपनी का अधिकार सर्वोच्च था, इसलिए भारतीय राज्यों की तुलना में कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए। देखो अब क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण विसंगति शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? गुरुत्वाकर्षण विसंगति शब्द का सबसे अच्छा वर्णन, तो देखो इसमें मैं आपको आंसर बता दूं, यह है ऑप्शन डी। यह गुरुत्वाकर्षण के प्रेक्षित मान और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के बीच के अंतर को दर्शाता है। तो यही है विसंगति जो है गुरुत्वाकर्षण मान के, यानी गुरुत्वाकर्षण विसंगति शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है ये, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, नहीं। 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया से, नहीं, जापान से है, दूसरा भी गलत है। 3 स्तरीय प्रणाली बलवंत राय मेहता समिति से है, ये भी गलत है। इस अशोक मेहता ने तो 2 स्तरीय प्रणाली की कही थी। और देखो विधि का शासन ब्रिटेन से संबंधित है, ब्रिटेन के संविधान से लिया है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायपालिका निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध परमादेश की रिट जारी नहीं कर सकती है? न्यायपालिका जो है परमादेश रिट जो है किसके खिलाफ जारी नहीं कर सकती है? सार्वजनिक अधिकारी के खिलाफ जारी कर सकती है, सरकार के भी और अधीनस्थ न्यायालय के भी, लेकिन निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं कर सकती है, ठीक है। और देखो सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है और उच्च न्यायालय करता है 226 के तहत, याद रखना। और ये एकमात्र ऐसी शक्ति है, एकमात्र ऐसा अधिकार है उच्च न्यायालय को जो सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है। 5 प्रकार की तो उच्च न्यायालय करता है, 6 प्रकार की करता है, नहीं 5 प्रकार की करता है सर्वोच्च न्यायालय, 6 प्रकार की उच्च न्यायालय, याद रखना। और देखो ये जो 5 प्रकार की है सामने, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मैंडामस, निषेध, प्रमाणिक और क्व वारंटो, ठीक है। और देखो ये जो होती है क्व वारंटो, इसमें इस रेट का शाब्दिक अर्थ है हम आज्ञा देते हैं। और ये जो 6वीं रेट होती है ना हाई कोर्ट के द्वारा जो जारी की जाती है उसका नाम है इंजेक्शन रेट, याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता कनाडा के संविधान से नहीं ली गई है?
तो देखो आपको पता होगा कनाडा के जो संविधान से लिया गया है उसमें एक तो है अर्धसंघात्मक सरकार, एक है सशक्त केंद्र और एक संघात्मक शक्तियाँ। ये प्रावधान जो है कनाडा के संविधान से लिए गए। लेकिन इसमें ऑप्शन सी में देखो, ये जो समवर्ती सूची की अवधारणा है ये तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ना कि कनाडा से। तो इसका जवाब तो हो जाएगा ये ऑप्शन सी। और इसमें और अच्छे से समझ लेते हैं कि भारत के संविधान में कई प्रमुख विशेषताएं जो हमारे संविधान को तैयार करते समय भारत की आवश्यकता के अनुसार दुनिया के विभिन्न संविधानों से ली गई हैं। जैसे कि ब्रिटेन के बारे में बात करते हैं। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रेट, संसदीय विशेषाधिकार और द्वैध सदन, ये सभी प्रावधान जो हैं ब्रिटेन से लिए गए। इसके अलावा बात करते हैं आयरलैंड की, तो आयरलैंड से लिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। और देखो संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में भी बात कर लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो देखो इसमें लिया गया है राष्ट्रपति पर महाभियोग, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य, इसके अलावा उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को लिया गया है इसी के संविधान से। इसके अलावा मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रस्तावना का विचार, ये सभी। और इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद और वित्तीय आपातकाल का प्रावधान भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। और जर्मनी से आपातकाल के दौरान जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं वो ली गई हैं। और देखो रसिया के बारे में भी बताऊँ, शायद आगे दिया हुआ हो, हाँ दिया हुआ है। जैसे देखो कनाडा के बारे में बता ही दिया था मैंने, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लो, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई हैं समवर्ती सूची, व्यापार की स्वतंत्रता, वाणिज्य और संभोग, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत की जाती है, याद रखना। और देखो सोवियत संविधान यानी यूएसएसआर रूस से ये मौलिक कर्तव्य लिए गए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े 42वें संविधान संशोधन से। और देखो प्रस्तावना में न्याय का आदर्श जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय हैं। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा, ये शब्द लिए गए। और देखो जर्मनी का संविधान जो है उससे आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के तहत ली गई है। और राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव भी लिया गया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, मूत्रवर्धक औषधियों का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। मूत्रवर्धक औषधियों का उपयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है। तो देखो ये किया जाता है उच्च रक्तचाप की बीमारी के लिए। मूत्रवर्धक औषधियों की एक श्रेणी है जो उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के उपचार के लिए उपयोग की जाती है। यह हमारे पिंड से नमक यानी सोडियम और पानी निकलने में मदद करता है। उनमें से अधिकांश हमारे गुर्दे को हमारे मूत्र में अधिक सोडियम निकलने में मदद करती है। फास्फोरस की कमी के कारण होता है, कौन सा रोग है जो फास्फोरस की कमी से होता है। तो देखो विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी होता है, सभी को पता होगा। और ये जो फास्फोरस की कमी से होता है ये तंत्रिका संबंधित विकार हो जाता है, तंत्रिका के विकार हो जाते हैं फास्फोरस की कमी से, याद रखना। फास्फोरस की कमी से कमज़ोर हड्डियाँ, मांसपेशियाँ यानी कमज़ोर हड्डियाँ और मांसपेशियाँ हो जाती हैं, जोड़ों में दर्द हो जाता है, तंत्र के विकार, मोटापा आदि, ये इस तरह की बीमारियाँ हो जाती हैं फास्फोरस की कमी से। और देखो फास्फोरस के प्रमुख स्रोतों में शामिल करते हैं हम दूध, दही, सोया उत्पाद, बीन्स, साबुत अनाज, ये सभी जो पदार्थ हैं। इसके अलावा आलू, मटर, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं फास्फोरस के लिए। और देखो फास्फोरस हमारे वृक्क यानी किडनी, हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं, साथ ही साथ आपके शरीर में प्रत्येक कोशिका के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 14 अब देखते हैं। हाइड्रोजन बम एक उदाहरण है। हाइड्रोजन बम जो है किसका उदाहरण है। देखो नाभिकीय संलयन पर काम करता है ये हाइड्रोजन बम, और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, याद रखना, ठीक है। और सूर्य में जो ऊर्जा जो निकलती है यानी वो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया सूर्य में पाई जाती है, ठीक है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है ये। और देखो नाभिकीय संलयन हल्के नाविकों के संलयन के कारण होती है। जब हाइड्रोजन के नाविक संलयित होते हैं नाभिकीय अभिक्रिया होती है,
और इस पर हाइड्रोजन बम कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 15, हर वर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, बताओ हर वर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो ये जो थायराइड दिवस मनाया जाता है हर साल 25 मई को मनाया जाता है। कब? 25 मई को। और विश्व थायराइड दिवस 2008 में मनाना शुरू हुआ था। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सही उत्तर चुनिए। अलीपुर षड्यंत्र केस, हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस और नासिक षड्यंत्र केस। तो देखते हैं। अब देखो अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था ये 1908 में हुआ था। हावड़ा केस जो हुआ था यानी षड्यंत्र केस ये 1910 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था ये 1915 में हुआ था। और नासिक षड्यंत्र केस जो हुआ था ये 1909 में हुआ था, याद रखना। तो इसी हिसाब से देख लो, पहले 1 आएगा, फिर आएगा आपका 4, फिर आएगा 2, 1 4 2 1 देखना है। तो 1 4 2 1 नहीं, सबसे पहले कौन सा है? अलीपुर। 1 4 2 1 1 4 2 1 4 1 4 2 3 आएगा। 1 4 2 3, तो ऑप्शन डी सही होगा इसका। गुप्त काल का महान संस्कृत नाटककार कौन था? तो देखो ये थे कालिदास। कालिदास जो थे कवि और नाटककार थे संस्कृत के, याद रखना, गुप्त काल में थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। इनके द्वारा ऋतु संहार, मेघदूत, कुमार संभवम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी पुस्तकें लिखी गई हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये कालिदास। और देखो ये पाणिनि और पतंजलि के संस्कृत आधारित व्याकरण के विकास को भी देखा गया था गुप्त काल में ही। रामायण एवं महाभारत 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व पश्चात लगभग पूर्ण हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया था? देखो हर्षवर्धन को इसने हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, और इसको भी हरा दिया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने। किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने। नरसिंहवर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हराया और मार डाला था। उन्होंने चालुक्यों की राजधानी वातापी को अपने नियंत्रण में ले लिया और वातापिकोंडा की उपाधि भी धारण की थी। ये भी पूछा जा सकता है। तो ये धारण की थी नरसिंहवर्मन प्रथम ने। उन्हें पल्लव शासकों में सबसे महान माना जाता है। उन्हें नरसिंहवर्मन यानी महामाला या मामल्ला भी कहा जाता है। उन्होंने श्रीलंका में एक नौसेना अभियान भी भेजा था। उन्होंने मामल्लपुरम की स्थापना की थी। अब देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? मिलान करना है आपको, नहीं ये देखना है जो मिलान सही है। तो देखो डायरेक्ट ही देख लेते हैं इसमें कि खरवार भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो यही मिलान सही है, बाकी सभी गलत हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी स्टार्टिंग भारत ने ही की थी और ये मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है ये जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और ये 11 दिसंबर 2014 को UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने 193 सदस्यों के साथ 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और 2015 से मनाया गया। निम्नलिखित में कौन सा कुजनेस वक्र के संदर्भ में सही है? तो देखो कुजनेस वक्र के संदर्भ में सही है। आर्थिक विकास शुरू में अधिक असमानता लाता है लेकिन बाद में असमानता में कमी करता है। कुजनेस वक्र जो है आर्थिक विकास में शुरू में तो अधिक असमानता लाता है लेकिन बाद में असमानता में कमी करता है। तो ये सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, वे वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है क्या कहलाती है? जब वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में बढ़ती है तो क्या कहा जाता है उस स्थिति को? तो देखो इसको कहा जाता है निम्न स्तरीय वस्तुएं। माल जिसके लिए मांग उपभोक्ता की आय के विपरीत दिशा में बढ़ती है को हीन माल कहा जाता है। यह एक प्रकार का अच्छा है जिसकी मांग घटती है जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है या इसके विपरीत। रोडोप्सिन जिसे दृश्य वेगनी भी कहा जाता है मानव शरीर के किस भाग में होता है? जो ये रोडोप्सिन है इसको दृश्य वेगनी भी कहा जाता है। ये मानव शरीर के किस भाग में होता है रोडोप्सिन? तो देखो ये आँख में होता है
रोडोप्सिन जो होता है कशेरुकी की रेटिना में रोड फोटो रिसेप्टर कोशिका का एक दृश्य वर्णक है जिसमें एक अभिन्न झिल्ली प्रोटीन भी होती है। कशेरुकी की रेटिना में दो सामान्य प्रकार की फोटो रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं और उनके आकार के अनुसार उनको छड़ और शंकु कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, सामान्य जुकाम और इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू के लिए कौन सा प्रेरक सूक्ष्म जीव जिम्मेदार है जुकाम के लिए? तो देखो जुकाम के बारे में तो पढ़ाई होगा आपने। जुकाम के लिए तो वायरस जिम्मेदार है और इसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वायरस जुकाम का कारण बन सकते हैं यानी कई प्रकार के, और मानव शरीर कभी भी उन सभी के लिए प्रतिरोध का निर्माण नहीं कर सकता है। यही कारण है कि जुकाम बहुत आम है और अक्सर लौट आते हैं। हालांकि कई प्रकार के वायरस एक आम जुकाम का कारण बन सकते हैं। राइनो वायरस सबसे आम रोगजनक रोगाणु है। दो प्रकार के वायरस हैं जो फ्लू का कारण बनते हैं, इन्फ्लुएंजा ए और बी। ठीक है, वायरस छोटे सूक्ष्म जीवाणु हैं जो अन्य जीवित कोशिकाओं पर आक्रमण करके जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से किस प्रकार के जीवों में एक खुला परिसंचरण तंत्र है? किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? तो देखो ये होता है कैसे में, मोलस्क में एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। यह अकशेरुकी जानवरों की दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है, यानी इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। रक्त खुले रूप से गुहाओं में बहता है क्योंकि खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का संचालन करने के लिए कोई नलिका नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लो, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने मगध राज्य पर शासन किया था? मौर्य वंश के तत्काल बाद मौर्य वंश रहा था, आप सभी को पता होगा, 323 BC से लेकर के 185 AD तक। तो इसके बाद शासन किया था शुंग वंश ने। किसने? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग द्वारा शुंग वंश की स्थापना की गई थी। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ, इसकी हत्या कर दी थी इसने। और फिर कमांडर इन चीफ यानी इसका यही था पुष्यमित्र शुंग, और 185 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व यानी BC में, तो मैंने ये AD बोल दिया है, 323 BC से और 185 BC तक शासन रहा था। BC कर लेना इसे। भारत छोड़ो आंदोलन किसके बाद शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन, तो देखो ये शुरू किया गया था क्रिप्स मिशन के बाद। क्रिप्स मिशन जो आया था उसी के बाद क्रिप्स मिशन आया था। देखो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 को, और मुंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से शुरू हुआ था ये। ठीक है, इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। 1942 में ही आया था ये क्रिप्स मिशन। निम्नलिखित में से किसने जमात खाना मस्जिद का निर्माण किया था? जमात खाना मस्जिद का निर्माण करवाया था खिज्र खान ने। किसने? खिज्र खान ने। जमात खाना मस्जिद या खिलजी मस्जिद दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है। इसका जो इबादत के लिए इस्तेमाल की जाती है। 1315 से 1325 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश के पुत्र खिज्र खान द्वारा निर्मित यह मस्जिद निजामुद्दीन बस्ती दरगाह के बड़े निजामुद्दीन औलिया यह कॉम्प्लेक्स है, इसमें सबसे बड़ी संरचना इसमें कराया गया था। खिलजी वंश के संस्थापक कौन है? यानी ये थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। इनका वास्तविक नाम क्या था? मलिक फिरोज। आगे देखते हैं अब, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? देखो सबसे प्राचीन तो अरावली है, और सबसे नवीनतम कौन सी है इसमें? हिमाद्री यानी हिमालय, हिम से ढका हुआ हिमालय का नाम ही है हिमाद्री, याद रखना। अरावली पर्वत का प्राचीनतम बलित पर्वत है अरावली पर्वत जो है विश्व में, और ये अवशिष्ट पर्वत का एक उदाहरण है। 1.8 बिलियन वर्ष पूर्व बना था ये। पश्चिमी घाटों की आयु 150 मिलियन वर्ष है, और विंध्य की है 1.6 से 1.7 बिलियन वर्ष पुराने हैं ये। हिमाद्री हिमालय का एक भाग है और जो युवा बलित पर्वत है, और सभी में से ये नवीनतम है। 50 से 60 मिलियन वर्ष पुराना है ये, याद रखना। तुजू दर्रा कहाँ पर है? तुजू दर्रा, और ये किसको जोड़ता है? तो देखो तुजू दर्रा है मणिपुर में, और ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ता है। ठीक है, याद रखना। और ये देखो दिफू भी देख लो, दिफू भी पूछा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये तीनों देशों से है। दिफू जो दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, म्यांमार और चीन जाने का रास्ता है यहाँ से। बोमडिला दर्रा जो पड़ता है ये अरुणाचल प्रदेश में है। इसके अलावा ये जलेपला भी पूछा जाता है, ये सिक्किम में पड़ता है।
ठीक है। और नाथुला भी सिक्किम में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। गंगटोक को लहासा से जोड़ता है जो तिब्बत की राजधानी है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार ओलिव रिडले कंजर्वेशन स्टेट्स के संबंध में सही है? अनुसूची फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स, उसी हिसाब से देखना है। तो देखो अनुसूची जो फर्स्ट है इसमें ओलिव रिडला जो कछुआ है ये उड़ीसा में प्रमुख रूप से पाया जाता है और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 संशोधित 1991 की अनुसूची 1 के तहत संबंधित है। और स्थानीय समुद्री कछुए की यह प्रजाति गर्म और उष्णकटिबंधीय पानी में मुख्य रूप से प्रशांत और भारतीय महासागरों में पाई जाती है। यह उष्णकटिबंधीय जल मैक्सिको को छोड़कर में पाया जाता है। आयुसीएन स्थिति इसमें ये कमज़ोर है इसकी, और साइट्स की स्थिति है साइट्स के परिशिष्टि फर्स्ट में। और समुद्री कछुए को प्रवासी प्रजाति सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव वनस्पति एवं जीव व्यापार सम्मेलन के तहत संरक्षित किया गया है। अब देखो जल्दी जल्दी देखते हैं, भारत के निम्न में से कौन से जीवमंडल भंडार का क्षेत्र सबसे बड़ा है? इन सभी में देखा जाए तो जीवमंडल भंडार का जो क्षेत्र है ये सबसे बड़ा है कच्छ यानी गुजरात का। कच्छ कहाँ पर पड़ता है? ये जीवमंडल भंडार जो है ये कच्छ गुजरात में पड़ता है, याद रखना। और इसी का क्षेत्र सबसे बड़ा है। और भारत में कुल कच्छ यानी जो क्षेत्र है जीवमंडल क्षेत्र वो 18 हैं। कितने? 18। कार्बन चक्र के संदर्भ में महासागरों में कितना कार्बन घुला हुआ है? कार्बन चक्र के संदर्भ में महासागरों में कितना कार्बन घुला हुआ है? कार्बन चक्र के संदर्भ में महासागरों में कितना कार्बन घुला हुआ है? तो 71% है महासागरों में कार्बन जो है। और देखो महासागरीय जलाशय वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा जीवित जीवों की संगठन में कार्बन जीवों के शुष्क भार का 49% और यह जल 71% के बाद है। अग्नि 5 मिसाइल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसे डीआरडीओ ने फ्रांस के सहयोग से विकसित किया है क्या? तो देखो ये पहला ही गलत हो जाएगा। इसमें किसी का सहयोग नहीं लिया है डीआरडीओ ने, इसने खुद यानी स्वयं बनाया है। और यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। यह 3 चरणों वाला ठोस प्रणोदक परमाणु सक्षम ICBM है और इसकी मारक क्षमता है 5000 किलोमीटर से भी अधिक। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक संचारी रोग नहीं है? संचारी रोग कौन सा नहीं है इसमें से? क्षय रोग, सामान्य जुकाम, मधुमेह, मस्तिष्क। तो देखो ये मधुमेह जो है ये संचारी रोग नहीं है। और ये सभी देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट ले लो इन सभी का। आगे देखते हैं। 1857 की क्रांति के उपरांत बंगाल की सेना में भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात क्या था? कॉमन क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। 1857 क्रांति के उपरांत बंगाल की सेना में भारतीय सेना और अंग्रेजी सेना का अनुपात क्या था? तो देखो ये था 2:1। 1857 की क्रांति की असफलता के उपरांत सेना में अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। एक सेकेंड, भारतीय सेना कोई नहीं, देखो कंफ्यूज मत हो ना। बंगाल की सेना में भारतीय और अंग्रेज सैनिकों का अनुपात तो 2:1 था, लेकिन बम्बई और मद्रास में ये 5:2 था। बम्बई में तो अंग्रेज ज़्यादा थे, मद्रास में भी, और जो बंगाल था उसमें भारतीय ज़्यादा थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब। बिटकॉइन को कानूनी निविदा यानी लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? तो यह है अल सल्वाडोर बिटकॉइन को अपनाने वाला। चलो छोड़ो इसे। अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है कहलाती है। अल्पकालिक अवधि के लिए रिजर्व बैंक द्वारा कॉमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त की जाती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, देखो वाणिज्यिक बैंकों से अगर धन आरबीआई लेगा तो उसे कहेंगे रिवर्स रेपो रेट अल्पकाल के लिए। अगर वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई देगा तो उसको कहेंगे रेपो रेट कम अल्पकाल के लिए ही। अगर ज़्यादा टाइम के लिए देंगे तो उस पर बैंक रेट लगेगी, बैंकों आरबीआई बैंक रेट लेगा, याद रखना। किस राज्य ने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुप्लो को शामिल करते हुए एक आर्थिक सलाहकार परिषद की घोषणा की है? नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुप्लो को शामिल करते हुए एक आर्थिक सलाहकार परिषद की घोषणा की है तमिलनाडु ने, याद रखना। किसने वर्णन किया है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीय प्रवृत्ति के साथ राज्यों के संघ में है? किसने वर्णन किया है कि भारतीय संविधान एक केंद्रीय प्रवृत्ति के साथ
राज्यों के संघ रूप में है। तो ये कहा है आइवर जेनिंग्स ने। किसने? आइवर जेनिंग्स ने। और केसी वेयर द्वारा अर्धसंघीय रूप में वर्णित किया गया है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी किस रिपोर्ट में भारत में स्वशासन की बाधाओं की पहचान की है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी किस रिपोर्ट में भारत में स्वशासन की बाधाओं की पहचान की है? तो देखो ये की है नागरिक केंद्रित प्रशासन सरकार का हृदय, इसने। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? कल्याणकारी। तो देखो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट निम्नलिखित में से कौन से हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट तो ये सभी हैं। ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। परमाणु भट्टी किस घटना पर आधारित है? परमाणु भट्टी तो देखो ये है नाभिकीय विखंडन पर, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन सी। प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है ये किसने बनाया था? तो देखो इसको बनाया था नरसिंह देव ने। किसने? नरसिंह देव ने बनाया था। 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव फर्स्ट ने कोणार्क में बनाया था, यानी उड़ीसा में 1250 के आसपास एडी के। फाहियान ने 399 सीई के आसपास भारत की यात्रा की। उन्होंने अपने लेखन में किस साम्राज्य का वर्णन किया था? फाहियान ने, ये चीनी यात्री था। और देखो इसने गुप्त काल के टाइम में यात्रा की थी और ये चीनी बौद्ध भिक्षु था। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था और लुम्बिनी की यात्रा के दौरान भी जाना जाता है इसको। निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया, यानी CAG? आर्टिकल 148 से 151 तक है इसका उल्लेख। तो देखो ये लॉर्ड कैनिंग, यानी लॉर्ड कैनिंग के टाइम से ही महालेखा परीक्षक का पद बना था और इसको फिर स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा गया। सिनाई प्रायद्वीप निम्नलिखित में से कौन से सागर के बीच स्थित है? सिनाई प्रायद्वीप जो है तो देखो ये है किसके मध्य? लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य स्थित है सिनाई प्रायद्वीप। याद रखना इसमें देखा जाए तो एशिया में स्थित मिस्र के क्षेत्र का एकमात्र हिस्सा है ये। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, रावतबाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है, याद रखना, केगा कर्नाटक में, तारापुर महाराष्ट्र में और कुडनकुलम तमिलनाडु में, रावतबाटा राजस्थान में, नरोरा उत्तर प्रदेश में और काकरापार गुजरात में, कल्पक्कम तमिलनाडु में, जैतापुर और है एक वो महाराष्ट्र में। तो इस तरह से दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। और देखो कल से मैं आपके सामने दृष्टि के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँगा। 10 प्रैक्टिस सेट लाऊंगा दृष्टि के और बिल्कुल एग्जाम से संबंधित होंगे, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, 2024 के करंट के अभी जल्दी के हैं, तो उनको आप देखना ना भूलना, वो सभी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये सीरीज कंप्लीट होती है। अब दृष्टि की आएगी आपके सामने। पढ़ते रहो, बाय। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मिलेगी आपको PDF इसकी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।